हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एसएससी विद्यालय में। आज का सेशन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग एनटीपीसी में आपके जितने भी साइंस से सवाल पूछे जाते हैं उन सारे सवालों को आज करने वाले हैं। और इसको इस तरीके से आप कह सकते हैं कि जितने भी थ्योरी से, जो भी फॉर्मूले से सबसे ज्यादा बार सवाल पूछे गए हैं, उन सारे फॉर्मूलों को मैं सिर्फ एक वीडियो में और बहुत ही कम देर का वीडियो में कराने वाला हूँ। ठीक है। साथ ही साथ पिछले 5 सालों के जो ऐसे क्वेश्चन जो बहुत बार रेलवे रिपीट कर रहा है और आशा है कि आपके एनटीपीसी में भी रिपीट करेगा, उन सारे क्वेश्चंस को भी अंत में देख लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। देखिए, सबसे पहले ध्यान रखना है साथियों, जो स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, ये वैल्यू भी बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है। सबसे पहले मैं बात करूं, ये जो पीडीएफ है, ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। ठीक है। ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे और टेलीग्राम चैनल का नाम है एसएससी विद्यालय। आप सभी को पता है, मैं लिख देता हूं, एसएससी विद्यालय। अगर आप सर्च करेंगे टेलीग्राम पर तो इसका पीडीएफ मैं कंप्लीट, ये 22 लगभग 22 पेज का है। ये कंप्लीट पीडीएफ मैं एसएससी विद्यालय पर अपलोड कर दूंगा। वहां से आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और इसको रिवीजन कर सकते हैं, क्योंकि जहां तक हमें अनुमान है कि इससे बाहर आपके साइंस वाले पोर्शन से तो बिल्कुल कोई सवाल नहीं छूटेगा। ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है। सबसे पहली बात आपको यह ध्यान में रखनी है, जो स्क्रीन पर दिख रहा है, टेरा, गीगा, मेगा, किलो, हेक्टो, डेका। देखिए, ये क्लास पूरा एकदम फास्ट रहने वाला है, क्योंकि बहुत सारा चीज है। आपके सिर्फ फिजिक्स का नहीं कर रहे हैं, बल्कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों का हम लोग कर रहे हैं। तो ये बहुत ज्यादा कुछ है, तो इसलिए एकदम फास्ट चलेंगे हम लोग। देखिए, टेरा का वैल्यू कितना होता है? 10 की पावर 12। अगर गीगा का बोले 10 की पावर 9, मेगा 10 की पावर 6, किलो 10 की पावर 3, हेक्टो 10 की पावर 12, डेका 10 की पावर 1। अगर बात करें डेसी की तो 10 की पावर -1, सेंटी 10 की पावर -2, मिली 10 की पावर -3, माइक्रो 10 की पावर -6, नैनो 10 की पावर -9 और पीको 10 की पावर -12। जिनको पता नहीं है, माइनस का अर्थ होता है 1/, अगर 10 की पावर -1 है तो इसका मतलब होता है 1/10। इसको आप याद कैसे रखेंगे? मैक्सिमम टाइम कंफ्यूजन होता है प्लस और माइनस में। देखिए, जिसके अंत में ए आ रहा है तो मतलब उसका जो साइन है वो पॉजिटिव होगा, और जिसके अंत में ओ आ रहा है उसका साइन क्या होगा? निगेटिव होगा। ठीक है। जैसे देखिए, टेरा, गीगा, मेगा, ये सब में क्या आ रहा है? ए आ रहा है, तो ये सब पॉजिटिव। ठीक है। और जिसके अंत में ओ आए, जैसे माइक्रो, नैनो, पीको, ठीक है, ये तीनों और इंपॉर्टेंट है, तो इसके अंत में ओ आ रहा है तो ये निगेटिव हो जाएगा। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला देखिए, आपको ये ध्यान में रखना है देखिए, बहुत बार सवाल ये इस तरीके से आपको उलझाने का प्रयास करता है। देखिए, 1 माइक्रोमीटर बराबर क्या होता है? 10 की पावर -6 मीटर। मैंने देखिए आप बताया था 1 माइक्रोमीटर बराबर कितना होता है? 10 की पावर -6 मीटर। लेकिन बहुत बार होगा क्या कि आपके ऑप्शंस में यहाँ पर मीटर में ना देकर 0.001 मिलीमीटर में दिया रहेगा। ठीक है। तो ये भी आपको देखना है, ये सारा वैल्यू आप मीटर में याद कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि इसका वैल्यू मिलीमीटर में ना पूछकर सेंटीमीटर में या फिर मिलीमीटर में पूछे, तो वहां पर आपको ध्यान रखना है। अगला देखिए, ये सेशन बहुत ही मजेदार होने वाला है, क्योंकि कोई भी चीज मैं आपको समझाने वाला नहीं हूं, बस ट्रिक है, याद करते जाएंगे आप। अगला देखिए, आपको ध्यान रखना है कुछ बातें, इनसे फिक्स से सवाल पूछे जाएंगे। क्या क्या बातें ध्यान रखनी है? देखिए, कार्य, ऊर्जा, बल, आघूर्ण, संवेग, आवेग, चाल और वेग, ये जितने भी चीज है, फिर से रिपीट करेंगे, कार्य, ऊर्जा, बल, आघूर्ण, संवेग, आवेग, चाल, वेग, सबका जो होता है मात्रक, अगर आपसे पूछेगा या फिर बीमा पूछेगा, सबका क्या होता है? समान होता है। क्लियर? ध्यान में रहेगा। अगला देखिए, न्यूमेरिकल से बहुत लोग डरते हैं। यहां पर मैं कुछ फॉर्मूला बताने वाला हूं, इतने फॉर्मूले से छोड़कर कोई भी बाहर न्यूमेरिकल नहीं पूछने वाला। सबसे पहले देखते हैं, पूछता है आपसे कि 1 किलोवाट आवर बराबर इसका वैल्यू क्या होता है, तो आपको ध्यान रखना 3.6 × 10 की पावर 6 जूल। अगला देखिए, ये आपका क्या है? फॉर्मूला है। P क्या होता है? मोमेंटम होता है, और मोमेंटम बराबर होता है मास इंटू वेलोसिटी, P = m × v। इससे आपके न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। अगला देखिए, काइनेटिक एनर्जी = ½ mv², काइनेटिक एनर्जी = p²/2m। यहाँ क्या मास है? ये वेलोसिटी है। ये क्या? मोमेंटम हो गया, मास हो गया। अगला, इससे बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं, W = Fs cos θ, इसको ध्यान में रखिएगा। अगला, पोटेंशियल एनर्जी बराबर mgh, इसको ध्यान रखिएगा। और पावर, शक्ति जिसको आप बोलते हैं, ये बराबर होता है mgh/t, या फिर लिख सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी अपॉन t। ठीक है, सब सेम होता है। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, मैं क्विक रिवीजन करा रहा हूं। अगला देखिए, आपको ध्यान रखना है पृथ्वी का प्लान वेग, यानी एस्केप वेलोसिटी कितना है अर्थ का, ये बहुत बार पूछे गए हैं। तो ये साथियों 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। अगला, चंद्रमा का एस्केप वेलोसिटी कितना है? 2.34 किलोमीटर पर सेकंड।
अगला इस पोर्शन से सवाल बहुत पूछे जाते हैं कि न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम क्या है। तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, F इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर जी क्या है साथियों, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, इसको कांस्टेंट भी बोलते हैं। ठीक है, इसका वैल्यू बहुत बार आपके एग्जाम में पूछता है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। जी इक्वल टू 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन kg स्क्वायर, इसको ध्यान रखिएगा, इससे एकदम बहुत सवाल पूछे हैं। अगला देखिए, जब जी का बात कर रहे हैं तो आप एक एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू याद रख लीजिए। ठीक है, ये भी याद रख लीजिएगा, इसका भी वैल्यू बहुत बार पूछे जाते हैं। अगला आगे देखते हैं न्यूटन वर्सेस कूलॉम। देखिए अभी मैंने बताया आपका न्यूटन का जो नियम था उसका मैंने आपको फॉर्मूला बताया। ठीक उसी तरीके से कूलॉम लॉ होता है, आपने अगर पढ़ा होगा उसका, देखिए ये दोनों में अंतर क्या है। तो न्यूटन लॉ होता है F इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, और यहाँ होता है F इक्वल टू k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। अंतर क्या है, यहाँ पर देखिए m1 m2 मास था और यहाँ पर q1 q2 दो ऑब्जेक्ट का चार्ज होता है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये मास है और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ये आपका चार्ज है। ठीक है, चार्ज जिसको आप आवेश बोलते हैं, ध्यान में रहेगा ये। अगला फॉर्मूला ये ध्यान रखना, W इक्वल टू एम जी। डब्ल्यू क्या है, आपका वजन है, m क्या है, मास है, g आपका क्या है, ग्रेविटी है। चलिए अगला देखिए, आते हैं पीरियोडिक टेबल पर, एकदम क्विक रिवीजन होने वाला है। जहां तक मैं समझ पा रहा हूं कि ये सारी चीजें आपकी पढ़ी हुई है, मैं एक बार रिवीजन करा रहा हूं, और जिनका भी ये सारा कुछ छूटा हुआ है उनके लिए तो ये बिल्कुल मतलब बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होने वाला है, क्योंकि एक वीडियो में बहुत ही कम देर का वीडियो रहेगा, उसमें आपका पूरा साइंस कवर होने वाला है। देखिए सबसे पहले फर्स्ट ए आप ध्यान रखेंगे, सेकंड ए और 7A और 8A, बस ये चार को ध्यान में रखिएगा, इससे बहुत बार सवाल पूछे गए हैं। सबसे पहले बात करें फर्स्ट ए, इसको हम लोग बोलते हैं क्षारीय धातु। ठीक है, सेकंड ए इसको बोलते हैं हम लोग क्षारीय मृदा धातु। बात करें अगर 7A, इसको बोलते हैं हैलोजन, और 8A इसको बोलते हैं अक्रिय गैस। ठीक है, अगर देखिए ये आपको पता होना चाहिए क्षारीय धातु में कौन कौन आते हैं, क्षारीय मृदा धातु में कौन कौन आते हैं, हैलोजन में कौन कौन आते हैं और अक्रिय गैस में कौन कौन आते हैं। तो चलिए मैं इसको बताता हूं आपको। क्षारीय धातु मतलब सबसे इधर वाला पार्ट। ठीक है, देखिए ये आपका पीरियोडिक टेबल होता है, इस तरीके से होता है यहाँ पर। तो आपका क्या बोला है, क्षारीय धातु मतलब ये वाला। तो यहाँ पर कहां से शुरुआत करेंगे हम लोग, हाइड्रोजन से। तो इसका देखिए ट्रिक होता है, इसका मैं डायरेक्टली आपको बता रहा हूं। देखिए क्षारीय धातु, दो चीजों को मैं एक साथ बताने का प्रयास करता हूं। देखिए समझिएगा ध्यान से, ये आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए इस तरीके से समझिए, यहां पर ये आपका हो गया फर्स्ट ए, देखिए ये आपका हो गया फर्स्ट ए और ये आपका हो गया सेकंड ए। ठीक है, फर्स्ट ए में हाइड्रोजन से शुरुआत होती है। ठीक है, कहां शुरुआत होती है, हाइड्रोजन से शुरुआत होती है और एकदम नीचे तक चले जाते हैं। क्या क्या होता है इसमें, हाइड्रोजन, लिथियम, हालिना के रब से फरियाद। ठीक है, तो ये एक ट्रिक होता है, हालिना के रब से फरियाद। अगला देखिए लिथियम के बाद क्या आता है, बेरिलियम। तो देखिए बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। ठीक है, तो ये ट्रिक होता है, इसको ध्यान में रखिएगा। पीरियोडिक टेबल अगर खोले होंगे तो इस तरीके से याद रखिए। देखिए हाली न के रब से फरियाद, अगला बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, ये बहुत सारे ट्रिक होते हैं अपना। ठीक है, तो ये ट्रिक से आप इसको याद रख सकते हैं। मैं सारा कुछ इरेज कर दे रहा हूं। उसी तरीके से आपका हैलोजन और अक्रिय गैस का भी ट्रिक है। हैलोजन में क्या क्या आते हैं, आपका फ्लोरीन, क्लोरीन। ठीक है, उसका मैं ट्रिक बताता हूं, आप सुनिएगा सिर्फ। अगर आपके पास पीरियोडिक टेबल है तो खोल के बैठ जाए। देखिए इसका क्या होता है ट्रिक, फादर कलेक्टर ब्रदर इंस्पेक्टर एट समथिंग, कहीं भी आप कह सकते हैं। फिर से फादर कलेक्टर ब्रदर इंस्पेक्टर, कहां से शुरुआत होती है, FCL, यही से शुरुआत होती है, FCL है ना, फादर कलेक्टर ब्रदर इंस्पेक्टर। और अक्रिय गैस का क्या हो गया, हीना। अब देखिए हीलियम से शुरू होता है, हीना, नियॉन, हीना और करीना, जरीना, रवीना, इस तरीके से मतलब अक्रिय गैस का फॉर्मूला, ये ट्रिक होता है। तो ये सारे ट्रिक हैं, तो बस इसको एक बार बस देख के जाइएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, टाइम बहुत कम है आपके पास। देखिए गैस में आपसे कौन कौन से सवाल पूछे जाएंगे। तो सबसे पहला सवाल आपसे पूछेगा कि हीलियम गैस कहाँ कहाँ पाया जाता है। तो हीलियम गैस देखिए वायुयान का जो टायर होता है वहां पाया जाता है, साथ ही साथ गुब्बारा में पाया जाता है। अगला पूछेगा ऑर्गन कहाँ कहाँ पाया जाता है, बल्ब में पाया जाता है और ट्यूबलाइट में पाया जाता है। अगला आपसे पूछेगा सोडियम कहाँ कहाँ पाया जाता है, वेपर लैंप जो होता है ना, वेपर लैंप, उसमें पाया जाता है और ये पीला रंग देता है। ये ध्यान रखना, ये कौन सा रंग देता है, पीला रंग देता है। अगला देखिए आपसे पूछेगा नियॉन, नियॉन कहाँ होता है, तो इंडिकेटर में भी होता है और निसर्ग नली में भी इसका इस्तेमाल करते हैं। ये कौन सा रंग देता है, ये गुलाबी रंग देता है। ठीक है, अगला याद रखिएगा नाइट्रोजन जो है वो सफेद रंग देता है। ये आपका गैस का कंप्लीट हो गया। ठीक है,
इसको आप रिकॉल करते रहेंगे। पीडीएफ के लिए विजिट करिएगा टेलीग्राम चैनल यशस्वी विद्यालय। अगला देखिए न्यूलैंड का जो तालिका है उसको समझते हैं हम लोग। देखिए इससे सवाल पूछे जाते हैं, पढ़ते हैं क्या लिखा गया है। देखिए न्यूलैंड तालिका में सबसे इंपॉर्टेंट आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें हैलोजन के साथ कोबाल्ट और निकल को रख लिया गया, जबकि ये है नहीं तो ये रख दिया गया। इस पर डायरेक्टली सवाल पूछते हैं। दूसरा कि न्यूलैंड तालिका में सीए के बाद नियम लागू नहीं आता। आपसे ये भी पूछता है कि न्यूलैंड तालिका में कहां के बाद नियम फेल हो जाता है, तो आपको बताना है ये सीए कैल्शियम। अगला ये जो न्यूलैंड तालिका है ये थोरियम पर समाप्त हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला साथियों, बहुत लोगों को तत्व यौगिक मिश्रण ये सब में पता नहीं रहता, तो ये समझिए एक तरह का ट्रिक है। ठीक है, एक तरह का ट्रिक है कि आगे से कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। कोई भी आपको अकेला सूत्र दिखे, जैसे Na क्या अकेला है, तो ये आपका हो गया तत्व। अगर एक से अधिक सूत्र दिखे, एक से अधिक सूत्र में तत्व दिखे, जैसे देखिए H2O, तो ये क्या हो जाएगा आपका यौगिक हो जाएगा। और कोई सूत्र नहीं दिखे, जैसे हवा का कोई सूत्र होता है क्या, नहीं, तो ये आपका मिश्रण, यानी आप उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मिक्सचर। ठीक है, और देखिए एक बात आप हमेशा ध्यान रखिएगा, शुद्ध पदार्थ का सूत्र होता है और अशुद्ध पदार्थ का सूत्र नहीं होता है। मतलब हवा क्या है, अशुद्ध पदार्थ है, उसमें बहुत सारी चीजें मिली हुई है। चलिए अगला क्विक अगला सवाल है, अस्थिर अनुपात का नियम ये पूछता है, तो ये जोसेफ प्राउस्ट ने दिया था। अस्थिर अनुपात का नियम बहुत बार रिपीट हुआ है ये सवाल। अगला फादर ऑफ केमिस्ट्री, तो ये लेवोजियर है, ध्यान रखिएगा। अगला देखिए हड्डी में क्या पाया जाता है, तो हड्डी में कैल्शियम और पोटेशियम देखिए दोनों पाया जाता है हड्डी में, और CA3PO4 का होल ट्वाइस, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, अगला देखिए ये पूछा जाता है कि सबसे छोटी मांसपेशी, तो अंशपेशी ध्यान रखना है। और सबसे छोटी हड्डी ये स्टेपीज होती है, ये कान में पाई जाती है। कहां पाई जाती है, ये कान में पाई जाती है। अगला देखिए घर्षण के द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक होता है, सकारात्मक होता है, जीरो होता है, ऐसे करके आपके बहुत सारे सवाल पूछे गए, तो आपको ध्यान रखना ऋणात्मक होता है। घर्षण के द्वारा कोई भी काम किया जाता है तो वो क्या होता है साथियों, ऋणात्मक होता है। अगला देखिए मूल पर आपके बहुत सारे न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे, तो इसका ध्यान रखना है कि जो भी आपके क्वेश्चन में जो भी द्रव्यमान दिया रहेगा और उसका जो आणविक द्रव्यमान है उसको डिवाइड करिए, आंसर आ जाएगा। फिर से क्वेश्चन में जो भी द्रव्यमान देगा बटा आणविक द्रव्यमान, बटा करिए, डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। एक मोल का वैल्यू याद रखिएगा 6.022 × 10⁻23। परमाणु रहे तो परमाणु, अणु, आयन जो है करिए। अगर इसको लीटर में बोले तो 22.4 लीटर। क्लियर, चलिए आते हैं प्रोडक्ट टेबल पर वापस। देखिए कक्षा के में ऐसे डायरेक्टली सवाल पूछे जाते हैं, कक्षा KLMNO। ठीक है, ये आपके कक्षा है, तो सबसे पहले समझिए अगर कक्षा के की बात करें तो n का वैल्यू 1 होता है। ठीक है, कक्षा L की बात करें तो n का वैल्यू 2, कक्षा M तो n का वैल्यू 3, कक्षा n का वैल्यू 4। इसी तरीके से आगे बढ़ते जाइए। आपसे इसमें इंपॉर्टेंट पूछता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऐसे पूछेगा कि कक्षा के में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो एक फॉर्मूला एक ट्रिक समझिए, 2n² आपको ध्यान रखना है। क्या याद रखना है, 2n²। कैसे समझिए, n का वैल्यू आपका दिया हुआ है। देखिए जैसे ही आपसे पूछेगा कि चलिए बताइए कि कक्षा के में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो आप तुरंत समझिएगा के से शुरुआत हो रहा है, तो के का वैल्यू 1, तो 1, तो 2 × 1 का स्क्वायर। ठीक है, 2 × 1 का स्क्वायर, यहां आप 2 कर लेंगे, सॉरी सब जगह आप 2 कर लेंगे। ठीक है, 2 2 2, ये समझ पा रहे होंगे। ठीक है, 2 × 1 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 2, तो ये क्लियर हो गया होगा, ये समझ में आ गया। अगला उसी तरीके से अगर रियल में पूछे तो 2 × 2 का स्क्वायर, ये क्लियर हो गया होगा आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला अम्ल और क्षार में बहुत लोगों को दिक्कत होती है। देखिए कहीं भी अगर H+ रहे तो वो अम्ल हो जाता है, और कहीं भी अगर OH- रहे तो वो क्षार हो जाता है। सीधा इतना ही बात ध्यान रखना है। ठीक है, एक्सेप्शन ध्यान रखना है, C2H5OH। देखिए यहाँ पर OH मिलेगा लेकिन ये क्षार नहीं है। CH3OH, यहाँ पर OH मिलेगा, क्षार नहीं है। बाकी कहीं भी अगर OH दिखा मतलब वो क्षार है, कहीं भी अगर H दिखा तो वो अम्ल है। क्लियर, अगला देखिए आपको ध्यान ये रखना है कि अगर अम्ल और क्षार मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, लवण बनाते हैं और जल बनाते हैं। ठीक है, अम्ल क्षार मिलते हैं तो लवण और जल बनाते हैं। जैसे देखिए HCl और NaOH का अगर रिएक्शन करेगा तो ये NaCl बनाएगा। क्या बनाएगा, ये NaCl बनाएगा। देखिए अगर HCl की बात करें तो ये प्रबल अम्ल होता है, और NaOH की बात करें तो ये प्रबल क्षार हो जाता है। प्रबल मतलब स्ट्रॉन्ग। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला, अगर धातु और अम्ल रिएक्शन करे तब क्या होता है, ये भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं कि अगर धातु और अम्ल रिएक्शन करे तब क्या होगा। तो अगर धातु और अम्ल रिएक्शन करते हैं तो लवण और हाइड्रोजन का निर्माण होता है।
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला उभयधर्मी, इससे तो बहुतों सवाल पूछे गए हैं। देखिए उभयधर्मी ऐसे एलिमेंट को करते हैं, ऐसे तत्व को कहते हैं जिसमें अम्ल और क्षार दोनों का गुण हो। ठीक है, फिर से उभयधर्मी उसको कहते हैं जिसमें अम्ल और क्षार दोनों का गुण हो। जैसे एग्जांपल Al2O3, ध्यान रखिएगा, ZnO, PbO2, ये सब कुछ ऐसे हैं जो आपके एग्जाम में बहुतों बार रिपीट किए गए हैं। चलिए आगे। अगला देखिए कुछ ऐसे हैं जिसका मात्रक नहीं होता और विमा नहीं होता है। ठीक है, जैसे देखिए आवर्धन क्षमता, इसका मात्रक नहीं होता है। घर्षण गुणांक मात्रक नहीं होता। विकृति और अपेक्षिक घनत्व ये मात्रकहीन और विमाहीन होता है, ना ही इसका मात्रक होता है ना ही इसका विमा होता है। क्लियर। अगला कुछ ऐसे हैं जो आपको ध्यान रखने हैं, इसका इकाई यानी इसका यूनिट आपको ध्यान रखना है। जैसे दाब हो गया, पृष्ठीय तनाव, संवेग, आवेग, श्यानता और जी। देखिए दाब का क्या हो जाएगा, पास्कल हो जाएगा। ये सब का आप देख लेंगे। ठीक है, ये जितने भी चीजें सबका आप देख के लिख लेंगे। ये आपके लिए ऐसा एज ए समझ लिया होमवर्क है। ये बस मैं आपको बता दिया कि इतना आपको, ये सारे बहुत मस्ट रिपीटेड है। ठीक है, बहुत बार आपके एग्जाम में रिपीट हुए हैं। चलिए अगला पूछे जाते हैं अपेक्षिक घनत्व से न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। तो ध्यान में रखना, अपेक्षिक घनत्व का न्यूमेरिकल होता है कि अगर कोई भी सवाल में पूछा कि बताइए इसका अपेक्षिक घनत्व क्या होगा, तो आपको बताना है पदार्थ का घनत्व बटा जल का घनत्व। क्लियर। चलिए अगला डायरेक्टली ट्रिक देखिए, अगर कोई भी सवाल में बोले कोई भी चीज अगर प्रतीत होता है, क्लियर पता नहीं चल रहा है, प्रतीत होता है, तो आपको बताना अपवर्तन। ठीक है, फिर से रिपीट, कोई भी चीज प्रतीत होता है किसके कारण, अपवर्तन के कारण। क्लियर। और कोई भी चीज अगर हम देख पाते हैं, परावर्तन के कारण। बस इतना बात आपको ध्यान रखना है। क्लियर। कोई भी चीज अगर आपको प्रतीत हो रहा है तो अपवर्तन के कारण, और कोई भी चीज अगर आप देख पा रहे हैं तो परावर्तन के कारण। ये ध्यान में रहेगा। अगला देखिए अवतल और उत्तल दर्पण आप समझिए बढ़िया से। ठीक है, इससे भी सवाल में भी आ सकते हैं। देखिए अवतल, देखिए ये आपका, ये जो है ये अवतल दर्पण है, ये है आपका उत्तल दर्पण। ठीक है, सी को डिनोट करते हैं हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर मतलब अगर इसको हम कंप्लीट ऐसा सर्कल बनाएंगे तो इसका जो सेंटर जाएगा और बड़ा बनेगा ये, तो इसका जो सेंटर जाएगा उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को बोलते हैं सी। क्लियर। यफ जो है साथियों, यहाँ जो यफ लिखा हुआ है, यफ इसका फोकस हो जाता है और इसका फॉर्मूला होता है यफ इक्वल टू r/2। मतलब जो इसका रेडियस है सेंटर से, आप इसका पोल, इसको पोल हम लोग कहते हैं, पोल तक की दूरी को अगर 2 से भाग दे दें तो ये क्या हो जाता है आपका फोकस दूरी। अब देखिए ये जो पोल है इसको माना जाता है 0। अब देखिए 0 के इधर बढ़ते हैं तो क्या हो जाता है पॉजिटिव, और 0 के अगर पीछे बढ़े तो निगेटिव। अब देखिए इसका रेडियस पीछे साइड है, फोकस पीछे साइड है, तो इसका फोकस क्या होता है, निगेटिव। देखिए ये पूछे जाते हैं कि अवतल दर्पण में फोकस क्या होता है, पॉजिटिव, निगेटिव, 0, ऐसे पूछे जाते हैं। तो इसका क्या हो जाता है, निगेटिव। और सेम इसका देखिए पोल कहाँ हो गया, ये आपका उत्तल दर्पण था, इसका पोल यहाँ हो गया और फोकस दूरी इधर, तो इसका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ये जो एक्सिस है जिस पर सारा काम हो रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, यानी प्रधान अक्ष आप इसको कह सकते हैं। क्लियर। तो बस इतनी सी बातें आपको ध्यान में रखनी है। एफ इक्वल टू फोकस दूरी, आर इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर। देखिए बहुत बार आपसे पूछेगा बताइए इसका व्यास क्या है, या फिर व्यास की जगह पर लिखता है अमाप। ठीक है, उसी को छेद भी हम लोग बोलते हैं। अगला एफ फॉर फोकस, और जो आपका खुला हुआ भाग है उसको बोलते हैं एपर्चर। देखिए ये जो है, ये जो भाग है, देखिए समझिएगा, ये जो भाग है, ये जो भाग है, ये जो खुला हुआ भाग है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं एपर्चर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए फिर से आते हैं सवाल पर, अगर कोई भी चीज का रंग क्लियर पता चल जाए तो एकदम डायरेक्टली मारिए प्रकीर्णन, कोई भी उसमें संकोच नहीं। कोई भी चीज अगर बोले रंग बिरंगा दिखता है तो वर्ण विक्षेपण, कोई भी चीज अगर कभी कभी दिखता है तो व्यतिकरण, इसमें कोई भी मतलब डाउट नहीं होना चाहिए। फिर से कोई भी चीज अगर आपको पता चले कि रंग दिखता है तो प्रकीर्णन हो जाएगा। कोई भी चीज अगर रंग बिरंगा दिखता है, जैसे यहाँ देखिए अगर कोई भी चीज बोला कि बताइए कोई भी चीज है ये पीला रंग दिखता है, तो आप क्या जवाब देंगे, प्रकीर्णन के कारण। कोई भी चीज अगर बोलेगा कि ये जो चीज है ये रंग बिरंगा दिखता है तो वर्ण विक्षेपण के कारण, और कोई चीज कभी कभी दिखता है तो व्यतिकरण के कारण। क्लियर। अगला ध्यान रखना कि बंद कमरे से आवाज नहीं जाती है, ये विवर्तन के कारण। क्लियर। अगला, अगर कोई वस्तु मुक्त रूप से मतलब फ्री से गिरे तो उसका क्या हो जाता है, G इक्वल टू 0, W 0, हवा का विरोध 0, और भार बल जो है वही आपका गुरुत्व बल का काम करता है। तो ये कुछ बातें आपको ध्यान में रखनी थी। अगला आगे बढ़ते हैं। देखिए जब G इक्वल टू 0 होता है तो W इक्वल टू क्या हो जाता है, 0, क्योंकि ये फॉर्मूला मैंने आपको पहले भी बताया था, W इक्वल टू mg, ये फॉर्मूला मैंने आपको पहले ही बताया था। अब देखिए ध्यान रखिए कि कब ये कंडीशन होता है, कब G इक्वल टू 0, तो ये निर्वात में, या फिर अगर कभी फ्री से कोई चीज गिर रहा है तो भी G इक्वल टू 0। अगर पृथ्वी के केंद्र पर है, ये एकदम स्टार लगा लीजिए, अगर कोई चीज पृथ्वी के केंद्र पर है तो भी क्या होगा, G इक्वल टू 0 होगा, और अंतरिक्ष में भी G इक्वल टू 0।
क्लियर, ये बातें समझ में आ गई होगी। चलिए अपकेंद्र बल और अभिकेंद्र बल, इससे बहुत लोगों को डाउट होता है इसमें, ये समझिए। देखिए अभिकेंद्र बल, जो बल अंदर की ओर लगे, जो बल अंदर की ओर लगे उसको क्या बोलेंगे, अभिकेंद्र बल। जैसे आपसे पूछता है कि बताइए लट्टू घूम रहा है तो उसमें कौन सा फोर्स लगेगा, तो ये अंदर की ओर लग रहा है तो ये हो जाएगा आपका अभिकेंद्र बल। और अपकेंद्र बल देखिए, ये अगर वास्तविक में देखें तो ये काल्पनिक होता है और ये बाहर की ओर लगता है, जैसे वॉशिंग मशीन में दूध से मक्खन बनाना, ये सब अपकेंद्र बल होते हैं। क्लियर, अभी मतलब देखिए अभी भी में आता है भीतर, मतलब भीतर की ओर बल, अपकेंद्र मतलब बाहर की ओर, वॉशिंग मशीन दूध से मक्खन बनाना, ये सब अपकेंद्र बल होते हैं। ये क्लियर हो गया साथियों, आगे बढ़ते हैं। देखिए ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ये जो लिखा गया इसको ध्यान रखना है। बैरोमीटर से किसको नापा जाता है, वायुमंडलीय दबाव। मैनोमीटर द्रव का दाब, हाइड्रोमीटर आपेक्षिक घनत्व, हाइग्रोमीटर आपेक्षिक आर्द्रता, मल्टीमीटर से वोल्टेज, करंट, प्रतिरोध, ये सब मापा जाता है। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। ये जो 5 थे, ये देखिए और भी चीजें होती है, लेकिन मैं कोशिश ये कर रहा हूं कि आपका जो मैक्सिमम टाइम रिपीट सवाल है, जो ऐसे थ्योरी जो बहुत बार पूछा गया है और पूछे जाने की संभावना है, मैं उसको करा रहा हूं। क्लियर, और इतना फास्ट से इसलिए करा रहा हूं ताकि आपका टाइम ज्यादा खराब ना हो। हमें पता है कि आपका एग्जाम आने वाला है और आपका हर एक मिनट बहुत कीमती है, इसलिए मैं इतना फास्ट से निकाल रहा हूं। और आप इसका पीडीएफ जरूर डाउनलोड करिएगा, टेलीग्राम से एसएससी विद्यालय नाम का चैनल है टेलीग्राम पर, वहां से मैं इसका कंप्लीट पीडीएफ डलवा दूंगा और एग्जाम के पहले इसको आप रिवीजन करके जाइएगा। क्लियर, एक भी सवाल आपका साइंस से नहीं छूटने वाला। अगला साथियों परमाणु संख्या। देखिए अगर परमाणु संख्या पूछे तो जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन है, या फिर उल्टा अगर प्रोटॉन पूछे तो परमाणु संख्या। ठीक है, परमाणु संख्या, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन ये बराबर होते हैं। और अगला अगर पूछे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, तो ये परमाणु भार माइनस परमाणु संख्या के बराबर होते हैं। इसका एक ट्रिक देखिए कैसे आप याद रखिएगा। ठीक है, इसका ट्रिक देखिए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ये n से डिनोट करते हैं। ठीक है, परमाणु भार को a से डिनोट करते हैं और परमाणु संख्या को z से डिनोट करते हैं। देखिए n इक्वल टू a माइनस जेड, तो इसको आप याद रखिएगा नाज। ठीक है, n a z नाज, नाज से इसको याद रखिएगा n इक्वल टू a माइनस जेड। इससे सिर्फ ये फॉर्मूला से आपके बहुतों सवाल बन जाएंगे। अगला देखिए एक सवाल पूछा जाता है परमाणु रिएक्टर वाला। क्या पूछता है, आपसे पूछता है परमाणु रिएक्टर। देखिए परमाणु रिएक्टर में एक होता है नियंत्रक छड़। क्या होता है साथियों, एक होता है नियंत्रक छड़। देखिए नियंत्रक छड़ कौन कौन होता है, तो एक बोरॉन का होता है नियंत्रक छड़। ठीक है, दूसरा कैडमियम का नियंत्रक छड़ होता है। अब देखिए सबसे पहले समझिए कि नियंत्रक छड़ का काम क्या होता है, तो ये न्यूट्रॉन अवशोषित करता है। क्या करता है ये न्यूट्रॉन को अवशोषित कर लेता है। क्लियर, अगला देखिए परमाणु रिएक्टर में एक मंदक होता है जिसको विमंदक भी बोलते हैं। इसका काम क्या होता है, ये न्यूट्रॉन को धीमा करता है। देखिए नियंत्रक छड़ क्या कर रहा था, न्यूट्रॉन को अवशोषित कर रहा था, मंदक न्यूट्रॉन को धीमा कर देता है। क्लियर, अगर इसका एग्जांपल बोले तो आप बोलिए D2O, ये क्या है, मंदक है, ग्रेफाइट मंदक है। बोरॉन और कैडमियम क्या था, ये नियंत्रक छड़ था। अगला देखिए पूछा जाता है सीतक, ये ठंडा करता है, जैसे सोडियम, पोटेशियम, ये सब सीतक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए ये आपसे पूछे जाते हैं कि कौन से तत्व और किस उपचार में काम आते हैं। जैसे देखिए कोबाल्ट, ये कैंसर में काम आते हैं, कोबाल्ट 60 का काम, ये कैंसर के उपचार में काम आते हैं। सोडियम, रक्त का थक्का अगर जम जाता है तो उसके उपचार में काम आता है। अगला आयोडीन 32, ये श्वेत रक्तता उपचार में काम आता है। आयोडीन 131, ये थायराइड का ट्यूमर उपचार में आता है। अगला गोल्ड 198, रेटिना का दोष जो हो जाता है, मतलब रेटिना में जो भी प्रॉब्लम हो जाती है उसमें गोल्ड 198 का यूज करते हैं हम लोग। अगला ब्रेन ट्यूमर के लिए आर्सेनिक का यूज करते हैं और यूरेनियम के लिए नाभिकीय रिएक्टर का यूज करते हैं। तो ये आपके मोस्ट रिपीटेड थे तत्व और उपचार। इसको एकदम, इसका ये जो पीडीएफ है, ठीक है, इसका कोई भी पॉइंट आपको नहीं छोड़ना। तो शायद ही आपका ऐसा सवाल होगा साइंस में जो छूट के आए, सारे सवाल आपसे बन जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। चलिए कुछ एंजाइम भी आपको ध्यान रखना है, जैसे पेप्सिन। पेप्सिन जो होता है देखिए, पास से पेप्सिन, पास से प्रोटीन। पेप्सिन किसको करता है, प्रोटीन को पचाता है और प्रोटीन को पेप्टोनस में परिवर्तित करता है। क्लियर, अगला देखिए रेनिन, ये दूध को पचाने में सहायक होता है। ठीक है, दूध अगर हम पीते हैं तो दूध पचने में टाइम लगता है। ठीक है, तो ये रेनिन ही होता है क्या, जो दूध पचाने में सहायक होता है। नहीं तो दूध ऐसी चीज है जो बहुत टाइम लगता है दूध को पचने में। अगला देखिए ये पूछता है सवाल कि मनुष्य मतलब कितने दांत हैं सॉरी, अगर आपसे ये पूछे कि मनुष्य एक बार दंती मतलब कितने हो, तो ये 12 होते हैं एक बार दंती, मतलब 12 ऐसे टीथ होते हैं, 12 ऐसे टीथ होते हैं जो एक बार आते हैं। ठीक है, और 20 ऐसे टीथ होते हैं कि 2 बार आते हैं। अब देखिए एक सवाल मैं आपसे पूछता हूं, देखता हूं कि आप लोग बताते हैं कि नहीं बताते। अगर सवाल ये है कि मनुष्य अपने जीवन काल में उसके कितने दांत आते हैं, तो आप क्या बोलिएगा।
ठीक है, तो इसका आंसर 32 नहीं होगा बल्कि 52 हो जाएगा। कैसे, देखिए 12 एक बार आए, 20 दो बार आए, तो 20 एक बार आए फिर 20 टूट जाते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं कि दूध का दांत जो था वो टूट गया, फिर 20 दोबारा बार आते हैं, तो 20 20 40 और 12 52। तो आपको ये ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला देखिए, ये भी पूछेगा, डिग्री सेल्सियस दिया रहेगा, आपको पूछेगा केल्विन में या फिर फारेनहाइट में, ये आपसे पूछेगा। क्लियर, देखिए ये जो सीरीज दिया हुआ है इसको ध्यान में रखिएगा। ये डिग्री सेल्सियस है, ये केल्विन है, फारेनहाइट है, ठीक है। और ये बस ऐसे ही लिख दिया मैंने, इससे में भी सवाल पूछा, ऐसे पूछता नहीं, आपसे पूछेगा बस यही कि डिग्री सेल्सियस दे देगा और आपसे पूछेगा बताइए केल्विन में इसका क्या होगा और डिग्री फारेनहाइट में क्या होगा, ठीक है। अब देखिए बात करते हैं, ये जो है ये 100 डिग्री सेल्सियस, 373 डिग्री सेल्सियस, ये जितने भी है सब, ये जो है साथियों ये आपका क्वथनांक बिंदु है। अगर आप बोले इसको आप कह सकते हैं बॉइलिंग पॉइंट। क्लियर, और इसका अगर मेल्टिंग पॉइंट बोले, ठीक है, अगर बात करें इसकी मेल्टिंग पॉइंट की, तो ये 0 डिग्री सेल्सियस, 273 डिग्री सेल्सियस, 32 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, सॉरी 32 डिग्री फारेनहाइट, 273 डिग्री केल्विन। ये थोड़ा सा यहाँ पर कंफ्यूजन होता है, ये सेल्सियस है, ये केल्विन है, ये फारेनहाइट है, ठीक है। तो ये सब हिमांक बिंदु होता है, जिसको आप फ्रीजिंग पॉइंट भी बोलते हैं। ये क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए ध्यान रखना है कि हम लोग जो भी व्यक्ति हैं, जो भी मनुष्य हैं, वो कहां से कहां तक किस रेंज की आवाज को सुन सकते हैं। तो आपको याद रखना है 20 हर्ट्ज से 20,000, देखिए 20 के लिखा हुआ है, ऐसे भी आपको फंसाता है। 20,000 हर्ट्ज तक व्यक्ति जो है वो सुन सकता है। इसको हम लोग बोलते हैं श्रव्य ध्वनि। 20,000 से जैसे ही प्लस होगा उसको हम लोग बोलेंगे पराश्रव्य। ये चमगादड़, डॉल्फिन और पोरपाइसस, ये सब जितने भी होते हैं ये सब इसको सुनते हैं। अगला 20 हर्ट्ज से अगर नीचे हो तो इसको बोलते हैं अपश्रव्य, ठीक है। कुत्ता, बिल्ली या फिर भूकंप की ध्वनि जो होती है ये 20 हर्ट्ज से नीचे की होती है और इसको मनुष्य नहीं सुन पाता है। क्लियर साथियों, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला देखिए, ये ध्यान रखिएगा कि अगर अवतल दर्पण बोले या फिर अवतल लेंस बोले तो इसका जो नाभीय लंबाई है ये निगेटिव होगा, और अगर उत्तल दर्पण उत्तल लेंस बोले पॉजिटिव। सीधा ध्यान रखिए बस, अगर अवतल दर्पण या फिर अवतल लेंस तो इसका जो नाभीय लंबाई होगा निगेटिव और इसका पॉजिटिव। इससे एकदम बहुत सारे आपके क्वेश्चन बन जाएंगे। अगला आते हैं निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष। इससे भी बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। देखिए सबसे पहले समझिए यहां पर आप कि निकट दृष्टि दोष, ठीक है, इसको हम लोग मायोपिया भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? मायोपिया। अब देखिए निकट है तो अवतल, ठीक है, और दूर है तो उत्तल। इसको मैं ट्रिक के माध्यम से बताऊंगा कैसे आप इसको याद रख सकते हैं। देखिए निकट में कितना अक्षर है? निकट, मतलब 3 अक्षर यहां पर है, और अवतल में कितना है? 4, मतलब 3 से गया 4 में, तो निकट का होगा अवतल। मेन कंफ्यूजन होता है कि निकट का उत्तल या फिर निकट का अवतल, दूर का उत्तल या फिर दूर का अवतल। तो देखिए दूर में कितना वर्ड है? दूर में 2 वर्ड है, और उत्तल में कितना? 3। तो आपको याद रखिएगा 2 से 3 में गया और 3 से 4 में गया, मतलब अगर निकट है 3 अक्षर का है तो अवतल में जाएगा। क्लियर, ये समझ में आ गया होगा। इसको मायोपिया बोलते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं साथियों? इसको हम लोग बोलते हैं मायोपिया। किसको मायोपिया बोलते हैं? तो निकट दृष्टि दोष को हम लोग बोलते हैं मायोपिया, और दूर दृष्टि दोष को बोलते हैं हम लोग हाइपर माइट्रोपिया। ध्यान रखिएगा इसको। अगला आते हैं जरा दृष्टि दोष। तो जरा दृष्टि दोष को बोलते हैं हम लोग प्रिस्बायोपिया। इसमें उत्तल और अवतल लेंस दोनों इसका उपचार होता है। अगला देखिए, अगर आता है एग्जाम में मोतियाबिंद, जिसको हम लोग कैटरेक्ट भी बोलते हैं, तो ये इसका सिर्फ और सिर्फ इलाज है ऑपरेशन। अगला आबिंदुकता, इसको हम लोग बोलते हैं एस्टिग्मेटिज्म भी इसको बोलते हैं, और इसका उपचार होता है बेलनाकार लेंस, ठीक है। देखिए बा से बिंदुकता, अबिंदुकता बा आ रहा है, और बा से ही बेलनाकार, इस तरीके से याद रखिएगा। अगला देखिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये देखिए आपका दर्पण का ये टॉपिक है, और इससे भी बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। सबसे पहला सवाल आपसे ये पूछा जाता है कि वक्रता त्रिज्या, इसका चर्चा मैंने आपको पहले भी आपको बताया था इसके बारे में कि r जो होता है वो f का 2 गुना होता है, यानी अगर बोले तो f इक्वल टू r/2, ठीक है। f क्या? फोकस दूरी, r क्या? रेडियस ऑफ कर्वेचर। अगला आपको ध्यान रखना दर्पण सूत्र, ठीक है। दर्पण का जो फॉर्मूला ये आपको ध्यान रखना है। तो ये दर्पण का फॉर्मूला था 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। ये डायरेक्टली आपके सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला पूछता है। अगला लेंस का फॉर्मूला ध्यान रखना है 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। सीधा अंतर क्या है? दर्पण में प्लस होता है, लेंस में माइनस होता है, बस यही अंतर है। आगे बढ़ते हैं। आवर्धन क्षमता को ध्यान में रखना है। देखिए आवर्धन क्षमता का 2 फॉर्मूला होता है। अगर आप बोले तो m इक्वल टू 1/d/f, ठीक है। d क्या होता है? डायोप्टर। और या फिर इसी को आप कह सकते हैं m इक्वल टू 1 प्लस pd। p क्या डिनोट करता है? तो p से होता है पावर,
और ये होता है 1/f के। तो देखिए यहाँ पर क्या है 1/f, तो 1/f के जगह पर हमने क्या लिख दिया p। तो ये दोनों फॉर्मूले आपके मतलब डायरेक्टली ये भी कहता है कि बताइए आवर्धन क्षमता का फॉर्मूला कौन सा है, ठीक है, सूत्र कौन सा है। तो ये दोनों में भी दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन वहां पर अवेलेबल होगा। एक काम करते हैं, अवतल और उत्तल दोनों में अंतर समझते हैं। और देखिए अगर आपसे सवाल पूछे जाएंगे तो बस जो आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं इसी से सवाल पूछे जाएंगे। क्या पूछे जाएंगे, आपसे ये पूछे जा सकते हैं कि बताइए गाड़ी के पीछे जो दर्पण लगा होता है, ठीक है, सॉरी, गाड़ी के जो साइड में दर्पण लगा होता है पीछे, जो भी पश्च मतलब होता है पीछे देखने के लिए, है ना, मतलब गाड़ी के साइड में जो दर्पण लगा होता है वो कौन सा दर्पण होता है, या फिर रोड पर जो परावर्तक लैंप होता है उसमें कौन सा दर्पण होता है, गाड़ी का हेडलाइट में कौन होता है। तो ये सारा कुछ मैं क्लियर कर दूंगा। देखिए सबसे पहला दो चीज आपको ध्यान रखना है, रोड पर लगे परावर्तक लैंप और दूसरा गाड़ी के साइड वाला, ये होता है उत्तल या फिर अपसारी। फिर से ये होता है उत्तल या फिर अपसारी, क्लियर। बाकी ये दोनों छोड़ के जो भी बचा, गाड़ी का हेडलाइट बोले तो अवतल, दाढ़ी बनाने वाला जो दर्पण होता है वो भी क्या होगा, अवतल होगा। सोलर प्लेट में ये भी अवतल, सर्च लाइट ये भी अवतल, लेजर लाइट ये भी अवतल। ईएनटी का जो डॉक्टर होता है, ठीक है, ईएनटी का जो डॉक्टर होता है आंख नाक कान वाला, वो भी डॉक्टर, वो भी क्या होता है, अवतल होता है। परावर्तक दूरबीन ये भी अवतल। तो ये समझ में आ गया होगा। अब सिर्फ दो को याद रखिए, बाकी सब अवतल, ठीक है। ज्यादा कुछ नहीं समझ में आया तो अवतल मार के आइएगा, सही हो जाएगा। अगला देखिए लेंस की क्षमता P 1/f मैंने अभी आपको बताया, क्लियर। अगर एफ मीटर में, अगर एफ सेंटीमीटर में हो जाएगा तो 100/f। तो मीटर और सेंटीमीटर में कहीं भी गलती नहीं होनी चाहिए। अगला देखिए उत्तल लेंस का जो पावर होता है वो पॉजिटिव होता है और फोकस पॉजिटिव होता है। और अवतल की बात करें तो अवतल का जो होता है पावर वो निगेटिव होता है और फोकस क्या हो जाता है, ये भी निगेटिव। अगला ध्यान रखना आपको म्यू का वैल्यू ध्यान रखना। देखिए म्यू जो है ये अपवर्तनांक भी बोलते हैं इसको, या फिर अपवर्तनीय सूचक, इंग्लिश में बोलता है रिफ्रेक्टिव इंडेक्स, ठीक है। सबसे पहले बात करें, मैंने आपको इसके बारे में बताया था कि ये जो है ये मात्रकहीन होता है और विमाहीन होता है, मतलब इसका कोई भी मात्रक और कोई भी विमा नहीं होता है, क्लियर। इस पर अगर कोई न्यूमेरिकल आपसे पूछे तो ये फॉर्मूला को ध्यान में रखिएगा, म्यू इक्वल टू 3 × 10⁸ अपॉन माध्यम में प्रकाश की चाल, ठीक है। अगर इस पर कोई न्यूमेरिकल पूछता है तो आप जवाब इसका दे दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए इस पर भी सवाल पूछे जाते हैं आपसे, ये पूछे जाते हैं कि इका बोरोन किससे रिलेटेड है, इका एल्यूमिनियम, इका सिलिकॉन। तो देखिए इका बोरोन स्कैंडियम से रिलेटेड है, इका एल्यूमिनियम गैलियम से, और इका सिलिकॉन जर्मेनियम से। इसका ट्रिक है BSAGSG, आपको ध्यान रख लेना है, ठीक है। इसको 3-4 बार बोलिए, BSAGSG, BSAGSG। देखिए B फॉर बोरोन, S फॉर स्कैंडियम, A फॉर एल्यूमिनियम, G फॉर गैलियम, S फॉर सिलिकॉन, G फॉर जर्मेनियम। अब दिक्कत कहां होगा, दिक्कत होगा G 2 बार आया, कौन सा गैलियम कौन सा जर्मेनियम, ठीक है। अब देखिए गैलियम Ga से लिखते हैं, ठीक है, जर्मेनियम Ge से लिखते हैं। तो A पहले आया, E बाद में आया, बात समझ में आ गया होगा। तो A पहले मतलब गैलियम पहले होगा, जर्मेनियम Ge बाद में होगा। अगला आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए ये हो गया आपका नाभिक यानी न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियस में दो प्रकार की चीजें होती है, एक संलयन होता है, दूसरा विखंडन होता है। देखिए संलयन भी दो तरह का होता है, एक होता है नियंत्रित, एक होता है अनियंत्रित। विखंडन भी दो तरह का, एक नियंत्रित और अनियंत्रित। देखिए अगर संलयन नियंत्रित हो तो किस में होती है, तो ये सूर्य में होता है और तारा में होता है, ठीक है। कोई भी, अगर सूर्य भी तो एक तारा ही है लेकिन इसका एक नाम है सूर्य। तो देखिए ऐसा आपसे सवाल ऐसे पूछे जाते हैं कि सूर्य में क्या होता है, तो ये नाभिकीय संलयन होता है, ठीक है। और कौन सा, तो ये नियंत्रित वाला। अगर अनियंत्रित बोले तो हाइड्रोजन बम में क्या होता है, अनियंत्रित होता है। अगला विखंडन। देखिए विखंडन अगर नियंत्रित हो तो ये किस में होता है, नाभिकीय रिएक्टर में होता है। और विखंडन अनियंत्रित हो जाए जैसे परमाणु बम। परमाणु बम और नाभिकीय रिएक्टर में दोनों में बहुत ही कम का अंतर है। अगर नियंत्रित हो गया तो नाभिकीय रिएक्टर, अगर अनियंत्रित हो गया तो वही क्या बन गया, परमाणु बम बन गया, क्लियर। चलिए अगला देखते हैं। अगला साथियों विलियम की सांद्रता। देखिए इस पर सवाल पूछे जाते हैं, अगर विलियम की सांद्रता, अगर ऐसा कोई सवाल आपसे पूछे तो आपके मैंने बहुत सारे सवालों को देखा है, इसमें सिर्फ आपको यह ध्यान रखना है कि छोटा जो भी वैल्यू आपके क्वेश्चन में दिया रहे उसको लीजिए, और नीचे में अगर ये छोटा वैल्यू प्लस बड़ा वैल्यू गुना 100 डायरेक्टली आंसर आएगा, ठीक है। बहुत सारे न्यूमेरिकल को मैंने देखा, अगर इसमें इसका फॉर्मूला भी बताने लग जाऊं, ठीक है, तो हो सकता है कि इसका फॉर्मूला थोड़ा सा कठिन है, हो सकता है आपको याद ना हो, दिक्कत हो जाए। तो सिर्फ ये ध्यान रखिएगा, छोटा को ऊपर रखिए, नीचे छोटा प्लस बड़ा गुना 100 डायरेक्टली आंसर आएगा, ठीक है, 100%। अगला लोग कंफ्यूज होते हैं कि डेबोराइनर ने क्या दिया था, तो ये ट्रिक नियम दिया था। न्यूलैंड ने क्या दिया था, अष्टक नियम। मेंडलिप ने क्या दिया था, तो मेंडलिप परमाणु भार और द्रव्यमान संख्या। और मोसले
ये परमाणु संख्या, ठीक है। देखिए मोस्ले को अभी जो हम लोग पीरियोडिक टेबल पढ़ रहे हैं ये मोस्ले का ही है, क्लियर, और मेंडलीव का पुराना वाला था। अगला देखिए, अगला यहां से ध्यान रखना है आपको, ये जो अयस्क है जैसे कैल्शियम, ये सब इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है। जैसे डोलोमाइट अगर बोले, डोलोमाइट, कैल्साइट, देखिए कैल्शियम कैल्साइट, तो ये तो भूलिएगा नहीं। जिप्सम, ये भी कैल्शियम का होता है। फ्लोर्सपर और एस्बेस्टस, ये सारे किसके होते हैं? ये सारे आपके कैल्शियम के होते हैं। अगला आगे बढ़ते हैं। अगला अगर बोले कॉपर का, अगर बोले कॉपर का, तो कॉपर का क्यूप्राइट, देखिए कॉपर से बना क्यूप्राइट, या फिर कॉपर ग्लास, या फिर कॉपर पायराइट, सबका क्या होता है? कॉपर होता है। अगला आयरन का अगर बोले तो हेमेटाइट, लिमोनाइट, मैग्नेटाइट और सीडेराइट, ये सारा लोहा का होता है। ये सारे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। होते बहुत सारे और हैं, लेकिन मैं आपको सिर्फ लिमिटेड करा रहा हूं जिससे आपके एग्जाम में सवाल पूछे जा सकते हैं। अगला सोडियम, तो देखिए एक पूछेगा किली साल्ट पीटर, दूसरा पूछेगा ट्रोना और बोरेक्स, ठीक है, ये सारे सोडियम के ओर होते हैं। अगला यूरेनियम का पिच ब्लेंड याद कर लीजिए, और कार्नेटाइट, क्लियर। अगला इसको तो एकदम, ये पेज को आपको एकदम याद करना है बढ़िया से, ठीक है। क्या है? देखिए एनाटॉमी के जनक, एनाटॉमी के जनक है एंड्रियाज वेसिलेस, ठीक है। ये मतलब बहुत बार पूछा गया, और इसका एक मैंने सीरीज बना कर दिया है आपको, अभी मैं बताऊंगा सारा कुछ। ये एक पेज में कंप्लीट दिया हुआ है, ठीक है, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, आपको पूछे जाएंगे ये जो सवाल हैं ये सब पूछे जाते हैं, ठीक है। हो सकता है आपके शिफ्ट में आ जाए, तो इसलिए सारे हर एक सवाल को देख के जाना है। अगला देखिए एटम बम, तो इसको बनाया था जे रॉबर्ट ओपनहाइमर ने। अगला जीव विज्ञान का रस्तु आपको पता है, वनस्पति विज्ञान का थियोफिस्टस। अगला कंप्यूटर का चार्ल्स बेबेज, कंप्यूटर विज्ञान जॉर्ज बुल और एलन टैरिंग। अगला देखिए अर्थशास्त्र का एडम स्मिथ, आपको पता है, क्लियर। इलेक्ट्रॉनिक का माइकल फैराडे। अगला देखिए ईमेल का रेड टॉमलिंसन, याद कर लीजिएगा। अगला क्रमिक विकास, ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा? चार्ल्स डार्विन। अनुवांशिकी का ग्रेगर मेंडल। अगला ज्यामिति का यूक्लिड। मानवतावाद फ्रांसिस्को पेटर का, ठीक है। अगर आपसे पूछे कि प्रतिरक्षा विज्ञान, तो ये हो जाएगा आपका एडवर्ड जेनर। अगला अगर आपसे पूछे इंटरनेट का बताइए, तो विंट सर्फ। और लैपटॉप का बिल मोकग्रीज। हमको पता है कि एक बार देखने से आपको याद नहीं होगा, तो इसका पीडीएफ निकाल लेंगे, ठीक है, पीडीएफ देख लीजिएगा। पीडीएफ आपको मिल जाएगा इसके टेलीग्राम चैनल, सर्च करिएगा आप एसएससी विद्यालय, ठीक है, विद्यालय। इस पर आपको ये कंप्लीट पीडीएफ अपलोड मैंने कर दिया है, और इसमें बहुत मेहनत लगा है, ठीक है। तो मेहनत को बेकार नहीं जाने देना है, और आपको मतलब ये कंप्लीट पीडीएफ को याद कर लेना है। आते हैं पीएच स्केल पर। देखिए पीएच स्केल, ये आपका पीएच स्केल है, ठीक है। ये 0 से 14 के बीच में होता है। 7 जो होता है उदासीन होता है, समझिए। 7 के पहले जो होता है वो पीएच होता है, इसके बाद पीओएच हो जाता है। पीओएच मतलब होता है, क्या होता है? देखिए एच मतलब अम्ल, और अगर पीओएच आ जाए तो ये क्या हो जाएगा? ये क्षार हो जाएगा। अगर 7 से हम लोग ऊपर बढ़ते हैं तो ये क्षारिता होता है, मतलब क्षार मतलब क्षार मतलब क्या होता है? बेस। तो अगर यहां से जैसे जैसे हम लोग ऊपर बढ़ेंगे तो बेस बढ़ते जाएगा, क्लियर। और यहां से जैसे जैसे नीचे आएंगे हम, तो अम्ल यानी एसिडिटी क्या होगी? बढ़ते जाएगी, क्लियर। आगे बढ़ते हैं। देखिए ये वैल्यू आपको ध्यान रखना है कि अगर पीएच का वैल्यू अगर 2 रहे तो एच प्लस का 10 की पावर -2, पीएच का वैल्यू 3 तो एच प्लस की पावर 10 की पावर -3, और पीएच का वैल्यू अगर 4 है तो एच प्लस का वैल्यू 10 की पावर -4, ठीक है। अगर पीएच का वैल्यू 2 है तो OH माइनस 10 की पावर -2, माइनस लगा देना बस 10 की पावर में। 3 तो 10 की पावर -3, 4 10 की पावर -4। अगर दोनों का योग पूछे तो हमेशा 14 होता है, ठीक है। और अगर कंसंट्रेशन पूछे तो 10 की पावर -14। ये ऐसे थे जिसके ये एक्सपेक्टेड थे, आपके मतलब एग्जाम में सवाल ऐसे पूछे जा सकते हैं। अगला देखिएगा यहाँ पर देखिए अगर ये कोई एलिमेंट यक्स है तो यहां पर जो लिखा होता है साथियों ए, ये आपका द्रव्यमान संख्या या फिर आप कह सकते हैं ये भार होता है, क्लियर। और यहाँ जो जेड लिखा रहता है ये आपका परमाणु संख्या होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन, और यही आपका हो जाता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्लियर। अगर आपको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालना है तो मैंने शुरुआत में एक ट्रिक बताया था नाज का, n = a - z, ठीक है, n = a - z कर लीजिए। अगला एक सवाल पूछा जाता है लैंथेनाइड और एक्टिनाइड पर, ठीक है। लैंथेनाइड आपको ध्यान रखना, एक्टिनाइड देखिए लैंथेनाइड का आपको ध्यान रखना परमाणु संख्या, एक्टिनाइड का होता है 89। लैंथेनाइड का क्या होता है? आप अभी खोलिएगा पीरियोडिक टेबल अभी खोलिएगा, और वहां से आप लैंथेनाइड का लिखेंगे, साथ ही साथ लैंथेनाइड का पीरियड भी लिखेंगे, कहां से कहां तक है, क्लियर। ये मैंने आपके लिए छोड़ा है। अगला एक्टिनाइड का 89 होता है, आप वहां से एक्टिनाइड का भी मिलाएंगे,
ठीक है। और एक्टिनाइड का रेंज कहां से कहां तक होता है, तो देखिए मैं ये पॉइंट को इस नोट्स में इसलिए इंक्लूड किया, देखिए 89 से, बहुत ऑप्शन दिया रहेगा 89 से, तो 89 नहीं होता बल्कि 89 तो इधर चला गया, यहां जाएगा आपका 90 से 103, मतलब 90 से 103, टोटल 14 होते हैं। ठीक है, ये क्लियर। आगे देखते हैं। अगला देखिए रिएक्शन के बारे में पूछे जाते हैं, बहुत बार पूछे जाते हैं कि ये कौन से रिएक्शन है। ठीक है, तो देखिए साथियों, अगर ए प्लस बी दो अलग अलग चीजें और वो दोनों आपस में मिल जा रहे हो, समझिएगा, अगर ए प्लस बी दो अलग अलग चीजें और दोनों आपस में मिल जा रहे हो यानी संयोजित हो जा रहे हो, तो उसको बोलेंगे हम संयोजन। और अगर ए बी एक मतलब मिला हुआ था, दोनों अलग हो गए, उसको हम लोग बोलेंगे वियोजन रिएक्शन। ठीक है, या फिर अपघटन बोलेंगे। अगला, ए बी मिला हुआ था, वो सी के साथ अगर रिएक्ट किया तो क्या किया, ए बी अलग हो गया और सी ए के साथ चला गया, मतलब ए बी और सी अलग था, तो अब क्या किया, बी अलग हो गया और ए सी एक साथ आ गया, तो इसको हम लोग बोलते हैं एकल विस्थापन। देखिए विस्थापन मतलब क्या होता है, दूर जाना। अब देखिए एक दूर गया, ए बी में से क्या गया, बी दूर गया और सी आके फिर से नजदीक आ गया, इसको हम लोग बोलते हैं एकल विस्थापन, या फिर सिर्फ विस्थापन भी बोलते हैं, या फिर इसी को हम लोग प्रतिस्थापन बोलते हैं। क्लियर। अगला, अगर ए बी प्लस सी डी है और क्या हुआ, आपस में इंटरचेंज कर गया, मतलब ए सी के साथ आ गया और बी डी के साथ चला गया, इसको हम लोग बोलेंगे द्विविस्थापन, मतलब एक यहां विस्थापन हुआ, एक यहां विस्थापन हुआ। ठीक है, तो इससे भी सवाल रहते हैं। क्लियर। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए आपसे बहुत बार पूछता है मिश्र धातु। ठीक है, आपसे ये पूछेगा कि बताइए पीतल, पीतल किससे किससे मिलकर बना है, तो तांबा और अगर जिंक को मिला दे, ठीक है, तांबा और जिंक को मिलाएंगे तो ये बन जाएगा पीतल। अगर कांसा बोले तो तांबा और रांगा, या फिर जस्ता बोलिए, तांबा और जस्ता को मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका कांसा। ठीक है, गन मेटल आपका टास्क है, आप लिखिए गन मेटल किसके किसके मिश्र धातु से बनता है। सोल्डर, ये सीसा और टिन से मिलकर बना है। जर्मन सिल्वर, तांबा, जस्ता और निकल से मिलकर बना है। क्लियर, ध्यान रहेगा। फिर से रिपीट करेंगे, सोल्डर, सोल्डर जो होता है, ठीक है, ये सीसा और टिन का मिलकर टिन से बना होता है, और जर्मन सिल्वर जो होता है ये तांबा, जस्ता और निकल से बना होता है। अगला ध्यान रखना ये पॉइंट कि इस्पात के क्रोमियम जो होते हैं, देखिए जो इस्पात होते हैं साथियों, उसको क्रोमियम जो तत्व है ये जंग रोधी बनाता है, मतलब जंग लगने से बचाता है। इस्पात यानी क्या होता है, स्टील, स्टील में जंग लगता है क्या, नहीं। तथा कार्बन इसमें मिले होते हैं जो इसको कठोर बनाता है। स्टील क्या होता है, लचीला नहीं होता, कठोर होता है। चलिए आते हैं सेमीकंडक्टर पर। ठीक है, सेमीकंडक्टर पर भी इससे सवाल ही पूछे जाते हैं। सबसे पहले अगर बोले संयोजकता, तो इसका संयोजकता होता है 4। ठीक है, अब देखिए दो तरह का होते हैं, एक पी टाइप, एक एन टाइप। पी टाइप में कौन कौन होता है, तो पी टाइप को हम लोग बोलते हैं त्रिसंयोजी। देखिए पी टाइप कब बनेगा, जब इसमें त्रिसंयोजी, ठीक है, त्रिसंयोजी इसमें हम मिला देंगे, तब कौन सा बनेगा, तब बन जाएगा पी टाइप। और जब हम पंच संयोजी मतलब 5 संयोजकता वाले मिला देंगे तो कौन सा बन जाएगा, तब बन जाएगा एन टाइप। क्लियर, तो ये डायरेक्टली सवाल आ गए। अगला सवाल आपसे ये पूछेगा कि एन टाइप में मतलब धारा प्रवाह कैसे होता है, तो ये इलेक्ट्रॉन के कारण, एन टाइप में किसमें होता है, इलेक्ट्रॉन के कारण। और पी टाइप में इसमें होल बने होते हैं, छिद्र बने होते हैं। ठीक है, तो पी टाइप में होल के कारण धारा प्रवाह होता है। अब सीधा ध्यान रखिए, पी टाइप का एग्जांपल ये रहा, बी बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, देखिए, और बाल गंगाधर, इंडियन तिलक। देखिए इसका ट्रिक हो गया बाल, देखिए BAL, बाल गंगाधर, इंडियन तिलक, इसको आप इतना ध्यान रखिएगा ट्रिक के माध्यम से। अगला देखिए नाइट्रोजन फैमिली जो हो गया, नाइट्रोजन, पोटेशियम, सॉरी हाँ, नाइट्रोजन, पोटेशियम, आर्सेनिक, ये सब जितने भी है, नाना, पाटेकर, ऐश्वर्या, सब भी आ रही। P4 फास्फोरस है। ठीक है, P4 क्या, फास्फोरस, सॉरी गलती से वहां पोटेशियम निकल गया था, P4 फास्फोरस। क्लियर, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, ये सब जितने भी हैं साथियों, ये एन टाइप सेमीकंडक्टर है। ठीक है, तो एन टाइप से बस इतने सवाल आपसे पूछे जाते हैं, ध्यान में रहेगा ये। आई होप ये क्लियर हो गया होगा, पी टाइप क्लियर और एन टाइप क्लियर। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आते हैं चुंबक पर। देखिए चुंबक भी दो तरह का होता है, एक अस्थाई चुंबक और एक अस्थाई चुंबक। देखिए अस्थाई चुंबक जो होता है, ये स्टील या फिर एल्निको या फिर एल्कोनिक्स, तीन चीज, या तो स्टील, या तो एल्निको, या फिर एल्कोनिक्स का बना होता है। फिर से रिपीट करेंगे, स्टील का या फिर एल्निको। अब ये मत पूछेगा एल्निको क्या होता है, एल्कोनिक्स क्या होता है, इतना टाइम नहीं है कि मैं आपको ये समझा सकूं, आपके पास भी टाइम नहीं है, बस इतना आप ध्यान में रखिएगा। स्टील, एल्निको और एल्कोनिक्स का बना होता है अस्थाई चुंबक। और
अस्थायी होता है, इसको हम लोग विद्युत चुंबक भी बोलते हैं, ये नरम लोहा का बना होता है। क्लियर। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट प्रतिचुंबक, अनुचुंबक और लौह चुंबक। ठीक है, फिर से प्रतिचुंबक जिसको हम लोग बोलते हैं डाई मैग्नेटिक, अनुचुंबक पैरामैग्नेटिक, लौह चुंबक फेरोमैग्नेटिक। इसका ट्रिक समझिए, आपसे पूछे जाते हैं कोई भी ऐसा एक एलिमेंट दे दिया जाता है, आपसे पूछा जाता है कि बताइए ये कौन सा है, प्रतिचुंबक है, अनुचुंबक है, लौह चुंबक है। देखिए अगर ऑक्सीजन रहे, ठीक है, अगर O2 ऑक्सीजन रहे और एक मिनट, देखिए अगर ऑक्सीजन रहे, ठीक है, क्या रहे, अगर ऑक्सीजन रहे और इसके साथ कोई भी ऐसा चीज रहे जिसके अंत में मां लगाओ, ठीक है, जिसके उच्चारण के साथ मां आता है, जैसे मैग्नीशियम लास्ट में मां आया, तो अगर ऑक्सीजन रहे और कोई भी ऐसा चीज रहे जिसके लास्ट में मां आए तो वो डायरेक्टली हो जाएगा अनुचुंबकीय। ठीक है, अगला अगर फेरस निकेल और कोबाल्ट, देखिए लौह मतलब क्या होता है, यहाँ फेरो में या फी आ गया तो डायरेक्टली लीजिए, देखिए फेरस यानी आपका क्या हो जाएगा, लोहा, निकेल और कोबाल्ट। लगातार तीन तीन जो है ये आपका लौह चुंबक, लौह चुंबक में तीन ही होते हैं, फेरस, निकेल, कोबाल्ट। और ये छोड़कर बाकी सारे क्या हो गए, सारे क्या हो गए प्रतिचुंबकीय। तो ये एक ट्रिक समझ सकते हैं कि ऑक्सीजन प्लस जिसके लास्ट में यम लगाओ अनुचुंबकीय, फेरस, निकल, कोबाल्ट लौह चुंबकीय, बाकी जितना बचा प्रतिचुंबकीय। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अगला ये ध्यान रखना है यू के ई क्या होता है, यू के ई क्या होता है, ई क्या होता है, विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता होता है। क्लियर, एफ क्या होता है, फोर्स होता है, क्यू आवेश होता है। इस पर न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। अगला इस पर भी न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, वी इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। वी क्या होता है, ये आपका विभव हो जाता है, ठीक है, विभव। डब्ल्यू वर्क होता है, क्यू क्या होता है, आवेश होता है। क्लियर साथियों, चलिए अगला आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला देखिए अवतल लेंस और उत्तल लेंस के बारे में ये पूछा जाता है कि अवतल लेंस अवतल दर्पण और अवतल लेंस का यू क्या होता है। तो इसका यू निगेटिव होता है और इसका एफ भी निगेटिव होता है। अवतल दर्पण हो या लेंस हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जैसे यहाँ पर उत्तल आ जाएगा, ठीक है, जैसे ही उत्तल आएगा तो ये दर्पण हो लेंस हो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसका भी यू पॉजिटिव या पॉजिटिव, इसको ध्यान रखना है आपको। अगला देखिए, अगला ये पूछा जाता है कि तरंग, तरंग के बारे में पूछा जाता है कि अगर तरंग को निश्चित दिशा में अगर कोई चीज भेज रहा है तो वो आपका हो जाएगा ध्रुवीकरण, जिसको हम लोग पोलराइजेशन भी बोलते हैं। ठीक है, अगला देखिए ध्वनि या फिर अनुदैर्घ्यकरण, फिर से रिपीट, ध्वनि या फिर अनुदैर्घ्य तरंग, ये जो है इसमें ध्रुवन की घटना यानी पोलराइजेशन की घटना इसमें नहीं होती। किसमें किसमें, साउंड में नहीं होती और अनुदैर्घ्य तरंग में नहीं होती। अगला प्रकाश और अनुप्रस्थ तरंग में ध्रुवन की घटना होती है। सवाल आपसे कैसे पूछेगा, आपसे पूछेगा कि प्रकाश में इनमें से कौन सी घटना होती है, उसमें एक ऑप्शन आपका ये भी रहेगा ध्रुवन, ठीक है, या फिर ध्वनि में कौन सी घटना नहीं होती, तो ये ध्रुवन, ध्रुवन की घटना ध्वनि में नहीं होती, या फिर कोई भी अगर अनुदैर्घ्य तरंग है उसमें नहीं होगी, या फिर कोई अनुप्रस्थ तरंग है उसमें नहीं होगी। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए तरंग दैर्घ्य का वैल्यू आप ऐसे याद रखेंगे, कैसे मतलब किस तरीके से बढ़ता है, ये ट्रिक है, इसका आप स्क्रीनशॉट भी चाहे तो ले सकते हैं या फिर पीडीएफ आप डाउनलोड कर लीजिएगा इस चैनल पर जाकर, टेलीग्राम चैनल पर जाकर। देखिए आपको ये ध्यान रखना है, देखिए गाय, पदरी, अशुरेदी, देखिए ग से गामा किरण, ये से एक्स किरण, पा से पराबैंगनी दृश्य, अवरक्त, सूक्ष्म, रेडियो दीर्घ, ये देखिए ये जितने हैं इस तरीके से, मतलब गामा से आगे बढ़े एक्स पर आए बढ़ गया, इसके आगे बढ़े पराबैंगनी पर बढ़ गया, तो इस तरीके से आगे बढ़ता चला जाता है। इसके बाद यहां तक नहीं रुकता, इसके बाद और बढ़ जाता है, ठीक है, बैनी अह पीनाला, ठीक है, ये एक्सचेंज कर देगा, बैनी अह पीनाला, ठीक है, बैनी अह पीनाला, बैगनी सबसे पहले होता है और लाल सबसे अंत में चला जाता है। ठीक है, तो तरंग दैर्घ्य और स्पीड दोनों बढ़ता है, बाकी जितना भी चीज है सब घटता है, सीधी सी बात है, तरंग दैर्घ्य और चाल सब बढ़ता है, बाकी सब चीज घटता है। क्लियर, अब देखिए ये सीरीज को याद, ये तो याद हो जाएगा, इसमें कंफ्यूजन होगा कि बै से शुरू करें या फिर ला से शुरू करें, मतलब किस तरीके से। ठीक है, तो देखिए आप सीधा सीरीज, आप बहुत लोग उल्टा भी याद करते हैं, ठीक है, ला ना ऐसे करके याद रखते हैं, तो हम आपको सजेस्ट करेंगे आप सीधा याद रखिए, बैनी आहा पीनाला, सीधा इस तरीके से याद रखिए तो याद हो जाएगा। ठीक है, इसका अगर जो लोग अगर इंग्लिश मीडियम में, तो आप याद रख लीजिए विब ज्योर, ठीक है, GYOR। V4 क्या होता है, वेलवेट, इंडिगो, ठीक है, B से ब्लू, G से ग्रीन, Y से येलो, O फॉर ऑरेंज, नारंगी जिसको बोलते हैं, R फॉर रेड। तो विबजोर आपका हो गया इंग्लिश में, अगर कोई इंग्लिश मीडियम उनको परेशानी हो रहा होगा तो आप विबजोर याद रख लीजिए। क्लियर, अगला आगे बढ़ते हैं। देखिए अगर बात करें सूर्य का प्रकाश, ठीक है, सनलाइट में तो दो तरह की किरणें होती हैं साथियों, उसमें एक होता है पराबैंगनी,
जो हानिकारक होता है हम सभी के लिए, ठीक है। जो पराबैंगनी होता है वो हम सभी के लिए हानिकारक होती है। तो इसको लौटा कौन देता है? इसको ओजोन परत जो होता है ये इसको लौटा देता है, ठीक है। दूसरा होता है अवरक्त किरण, जो लाभदायक होता है। क्लियर, ये समझ में आ गया। अब आते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं ग्रीन हाउस गैस कौन कौन है। तो ग्रीन हाउस में आता है, एक आता है जल वाष्प, अगला आता है CO2, CH4, NO2। सबसे पहले समझिए ग्रीन हाउस गैस इसको क्यों कहते हैं। देखिए एक बहुत समय पहले की बात है कि पहले क्या होता था, मतलब इसका कोई वैज्ञानिक रीजन नहीं है। देखिए खेत में क्या होता था कि ठंड में बहुत लोगों की फसल खराब हो जाती थी, ठीक है। तो ठंड में क्या होता था कि दोपहर को तो फसल ठीक रहती थी, लेकिन रात में ज्यादा ओला पड़ने के कारण या फिर ज्यादा ठंड के कारण फसल क्या होती थी, मतलब बर्बाद हो जाती थी, ठीक है। तो एक व्यक्ति ने क्या किया कि फसल के चारों ओर प्लास्टिक लगाकर, ठीक है, प्लास्टिक लगाकर वो पूरा खेत ही क्या किया, दिन को तो रहने दिया, या फिर उसने क्या किया कि पूरा खेत को कवर कर दिया। अब क्या होती थी, दिन को सूर्य का प्रकाश इसके अंदर चली जाती थी और सूर्य का प्रकाश अंदर चली गई। अब यहां से जब बाहर निकलना होता था तो यहां से निकल नहीं पाती थी। क्लियर, अंदर गर्मी तो चली गई, और गर्मी देखिए अंदर पैक है, अंदर प्लास्टिक से पैक है पूरा, तो यहाँ की गर्मी बाहर से यहाँ अंदर से बाहर नहीं निकल पाती थी। तो उसी को हम लोग बोलते हैं उमस, जल वाष्प कह सकते हैं, CO2, ठीक है। तो ये सब कुछ गैसें होती है ग्रीन हाउस गैस, इससे भी सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। अगला देखिए, मैं इसको मिटा देता हूं। अगला देखिए साथियों, आपसे सवाल क्या पूछता है। अगला आपसे यह पूछेगा कि आपका ये जो पीरियोडिक टेबल है, ठीक है, पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड एक सवाल पूछता है आपसे। ये देखिए, अगर ऐसा समझिए ये आपका पीरियोडिक टेबल है, सॉरी अगर ये आपका पीरियोडिक टेबल है, ठीक है, तो इसमें देखिए ये आपका लेफ्ट हो गया। अगर लेफ्ट से राइट चलें या फिर टॉप से बॉटम चलें, ये लेफ्ट से राइट या फिर टॉप से बॉटम, तो अगर लेफ्ट से राइट चलें तो क्या क्या बढ़ता है, क्या क्या घटता है। देखिए, तो आपको ध्यान रखना, विद्युत ऋणात्मकता क्या होता है, बढ़ता है। और कहां कहां बढ़ता है, तो लेफ्ट से राइट, जब इधर इधर हम लोग जाते हैं तो विद्युत ऋणात्मकता क्या होता है, बढ़ता है। और अगर टॉप से बॉटम हम आते हैं तो ये घटता है। अगर आयनन विभव की बात करें तो ये भी बढ़ता है, और ये भी क्या होता है, टॉप से बॉटम में घट जाता है। अगर इलेक्ट्रॉन बंधुता की बात करें तो ये भी क्या होता है, बढ़ता है, और टॉप से बॉटम में घट जाता है। विद्युत धनात्मकता ये भी बढ़ता है और टॉप से बॉटम में घट जाता है। क्लियर। अब एकमात्र चीज आपको ध्यान रखना, परमाणु त्रिज्या, ठीक है, यहां लिख लीजिएगा, ये थोड़ा सा कट रहा होगा नीचे, यहां पर ऊपर लिख लीजिएगा आप, मैं बोल देता हूं परमाणु त्रिज्या। परमाणु त्रिज्या हो, परमाणु आयतन हो, कुछ भी अगर बोले, देखिए ये सब बढ़ता हो गया। तो इसके बाद ये जो है लेफ्ट से राइट में ये क्या होगा, घटता है। क्या ध्यान रखना आपको, लेफ्ट से राइट में क्या होता है, घटता है, और टॉप से बॉटम में ये क्या हो जाता है, बढ़ता है। ये क्लियर हो गया होगा, ये क्लियर हो गया होगा साथियों। देखिए अब नीचे दिख रहा होगा आपको, परमाणु त्रिज्या हो, आयतन हो, ये घटता है और बढ़ता है, ठीक है। अगर लेफ्ट से राइट जाएंगे तो घटता है, और टॉप से बॉटम जाएंगे तो बढ़ता है, ठीक है। तो देखिए ये जितना भी था, जो भी अभी मैंने कराया, ये आपका एक ऐसा कह सकते हैं कि साइंस का क्विक रिवीजन था, ठीक है। और ये आपके लिए बहुत जरूरी था, इसलिए जरूरी था, देखिए जो भी अगर ईमानदारी से पूरे अंत तक अगर आपने वीडियो देखा है तो आपको पता चला होगा कि इसमें मैंने आपको क्या क्या बताया, ठीक है। आपका ऐसा कह सकते हैं पूरा साइंस का जिस्ट मैंने बता दिया, ठीक है। साइंस का पूरा एक कह सकते हैं, आपके जितने भी साइंस में, ठीक है, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी से मैंने कम उठाए थे, लेकिन आपका फिजिक्स केमिस्ट्री ऐसा कह सकते हैं उसके मैक्सिमम चीज मैंने यहाँ पर कवर आपको करा दिया। क्लियर साथियों। तो सबसे पहले मैं फिर से कहूंगा कि इसका PDF आप जरूर डाउनलोड करिएगा। कहां से, SSC विद्यालय से, ठीक है। SSC विद्यालय, आप टेलीग्राम चैनल पर सर्च मारिएगा, SSC विद्यालय सर्च करिएगा तो आ जाएगा, वहां से इसका PDF डाउनलोड करिएगा, इसको रिवीजन करते रहिएगा। और अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा जिनका एग्जाम नहीं है, ठीक है। और अगर आपका एग्जाम होता है तो एग्जाम के बाद आकर जरूर बताइए कि इससे आपके कितने सवाल बने। फिर मिलेंगे साथियों अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू, जय हिंद।